सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ, तीनों चीजों को समझने से पहले आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए और पूरी वीडियो देखिएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा और बीच में वीडियो अगर रुकी तो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले समझिएगा, फिर लाइक या डिसलाइक कीजिएगा एंड बी देयर एंड बी रेडी फॉर लर्निंग क्लास। In today's lecture, we are going to cover presumptions. Presumption इंडियन एविडेंस एक्ट में एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करते हैं और बहुत सारे सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रिजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हैं। तो प्रिजम्पशन को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो प्रिजम्पशन की हम लिटरल डेफिनेशन देखते हैं। पहले क्या होता है? प्रिजम्पशन को हिंदी में बोलते हैं धारणा, परिकल्पना या संभावना। अब ये प्रिजम्पशन और अजम्पशन कई बार दोनों को एक जैसा मान लिया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? प्रिजम्पशन माने होता है प्रिज्यूम करना किसी चीज को, किसी फैक्ट को किसी और पर्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर या फिर कुछ ऐसे जो कि एविडेंस होंगे उन ग्राउंड्स के ऊपर, किन्हीं ग्राउंड के ऊपर या किन्हीं फैक्ट्स के ऊपर किसी चीज को समझ लेना, सोच लेना, उसको बोलते हैं प्रिज्यूम करना, प्रिजम्पशन लेना। यानी कि किसी भी ग्राउंड पे बेस्ड जो होता है हमारा प्रिजम्पशन या फिर एविडेंसेस के ऊपर, प्रोबेबल एविडेंसेस के ऊपर जो हमारी चीज, जो हमारा प्रिजम्पशन है वो बेस्ड होता है। लेकिन अजम्पशन का मतलब होता है टू ज्यूम समथिंग, यानी ऐसे ही मान लेना, टेक फॉर ग्रांटेड। प्रिजम्पशन अलग है और अजम्पशन अलग है, ध्यान रखिएगा। प्रिजम्पशन का मतलब प्रिज्यूम करना ऑन द प्रोबेबल एविडेंसेस, व्हाइल अजम्पशन इज जनरली टेकन फॉर ग्रांटेड। इट डजंट डिपेंड अपॉन सर्टेन काइंड ऑफ grounds or certain kind of evidences, while presumption is based on probable evidences। तो हमें समझ में आ गया किसी एविडेंस, प्रोबेबल एविडेंस, संभावित एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड होता है प्रिजम्पशन। धारणा बनाती है, कौन बनाती है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये प्रिजम्पशंस कहाँ आते हैं? कोर्ट में होते हैं। तो प्रिजम्पशंस कौन बनाएंगे? कोर्ट बनाते हैं। प्रिजम्पशन का क्या मतलब होता है? इन्फरेंसेस, यानी मीनिंग, कुछ मतलब निकालना, किसी से कहां से मतलब निकालना, कुछ फैक्ट से मतलब निकालना। वो इन्फ्लुएंसेस अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और वो इन्फ्लुएंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा एक बात, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इन्फ्लुएंसेस अफर्मेटिव होते हैं कि नेगेटिव आते हैं, तो आप दोनों ही बोलेंगे, अफर्मेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। दोनों ही प्रिजम्पशंस होते हैं, दोनों ही तरीके के इन्फ्लुएंसेस बनते हैं, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये तो बात हुई प्रिजम्पशंस। तो ये तो बात हुई प्रिजम्पशंस क्या होते हैं और प्रिजम्पशन कहाँ आते हैं। अभी हम बात करते हैं प्रिजम्पशन कितने तरीके के होते हैं। प्रिजम्पशन दो तरीके के होते हैं, ऑफ फैक्ट, ऑफ लॉ। ऑफ फैक्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत छोटा सा, और कई बार आपने सुना भी होगा एग्जांपल। जैसे एक पर्सन ए, उसकी बाइक चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई? बाइक चोरी हो गई। अब वो बाइक बी के पास से मिली। ए पर्सन की बाइक चोरी हो गई और वो बाइक कहां से मिली? बी से मिली। तो ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेंगे, क्या प्रिज्यूम कर लेंगे कि या तो बी ने चोरी की है या उसको पता था, बात नोट करना, उसको पता था कि ये चोरी की हुई बाइक है और उसने फिर भी ले ली। दैट इज व्हाट, कि क्यों बी जो है कहीं ना कहीं क्या होगा, इस ऑफेंस के लिए लायबल होगा। तो प्रिजम्पशन क्या है? जब चोरी की हुई बाइक बी से मिली है तो या तो उसने चुराई है या फिर उसे पता था चोरी की हुई है तभी भी उसने खरीद ली, किसी से खरीदी होगी, उसने चोरी की होगी। तो बी कहीं ना कहीं कल्प्रिट है, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। कौन करेगा? कोर्ट करेगा प्रिज्यूम। बिना एविडेंस, जब तक एविडेंस नहीं आते कॉन्ट्ररी टू दिस, इस फैक्ट से, किस फैक्ट से कि बी के पास मिली पर बी जो है वो कल्प्रिट नहीं है, बी कहीं से भी लायबल नहीं है, बी की गलती नहीं है, जब तक कि इसके अगेंस्ट में कोई प्रूफ नहीं आ जाएगा, कौन लाएगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है? बी के ऊपर। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर? बी के ऊपर, क्योंकि बी के ऊपर चार्ज लगा है और कोर्ट ने मान लिया है क्योंकि उसके पास से बाइक मिली है, बाइक बरामद हुई है। तो अब क्या होगा? ये किसके ऊपर प्रूफ है? ऑनर्स ऑफ प्रूफ का है, बी के ऊपर है कि वो ये साबित करे कि ये मैंने चोरी नहीं की और ना ही मुझे ये पता था कि ये बाइक चोरी की है। ठीक है, लेकिन तब तक नहीं साबित किया जाएगा, तब तक कोर्ट क्या मान लेंगे? ये क्या है? चोरी की हुई बाइक किसके पास से मिली? बी के पास। तो बी क्या हुआ? दोषी हुआ, बी ऑफेंस करके आया है। ये हो गया फैक्ट, जिसे साफ पता चल रहा है। और एक बहुत एग्जाम्पल बताऊं, सिंपल है, बहुत जेन्युइन, बहुत ईजी। फैक्ट के एग्जाम्पल कैसे होते हैं? प्रिजम्पशन, जैसे हमें पता है कि नेचुरल कॉज है, जैसे हमें पता है कि अगर रात हुई है तो दिन भी होगा, दिन हुई है तो रात भी होएगी, और अगर एक इंसान ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी होगी, ये निश्चित है। तो ये हमें पता है कि अगर जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी। ये क्या हुआ? फैक्ट हुआ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट।
इसके अलावा अगर हमें पता है कि अभी गर्मियां हैं तो सर्दियां भी आएंगी, ये नेचुरल प्रिजम्पशन है, इसमें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, फैक्ट है ये। तो ये जो फैक्ट होते हैं इनका भी प्रिजम्पशन, इनकी भी धारणा, इनको भी कोर्ट जो है वो ले सकती है जब तक कि इसको जो है क्या नहीं किया जाए, कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं किया जाए, एविडेंस ना लाया जाए इन चीजों के अगेंस्ट, तब तक मान लिया जाएगा कि ये चीज ऐसी ही है। जैसे कोई भी ऑनलाइन सामान हम मंगाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि अगर हमने मंगाया, ऑर्डर किया तो उसकी डिलीवरी होगी, सिंपल है ना। इसी तरीके से अगर एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ए और बी ने दोनों ने एक क्या किया, ए ने बी से 4000 रुपए लिए और उसने एक प्रोनोट साइन करके दिया कि हाँ मैंने आपसे 4000 रुपए लिए और मैं रिटर्न करूंगा। अभी जो है बाद में जब उसे पैसे मांगता है ए से, बी जो है ए से पैसे मांगता है, ए क्या करता है, मना कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये कह देता है हाँ मैंने प्रोनोट जो है वो साइन करके दिया। क्योंकि प्रोनोट साइन करके दिया तो इससे पता चल गया कि हाँ 4000 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई और 4000 रुपए बी से ए ने लिए हैं, तो ये फैक्ट है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो कि सिंपल पता चल रहा है, तथ्यों से पता चल रहा है कि हाँ ये चीज ऐसी हुई होगी। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, बाइक चोरी कहाँ से मिली, बी से मिली तो वो दोषी है, ए ने प्रोनोट साइन करके दिया तो ऑब्वियस सी बात है उसने क्या किया, उधार लिया होगा। और अगर रात हो रही है तो दिन भी होगा, दिन हुई है तो रात, इंसान ने जन्म लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये सब चीजें क्या है, ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की जब हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 114 में बताया गया कि कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी जो है कोर्ट प्रिजम्पशन लेगी। मैं यहाँ डिटेल में जितने भी आपको एग्जांपल दूंगी इस वक्त, जिन जिन सेक्शन को रेफर करूंगी उन सेक्शन को डिटेल में नहीं मैं बताने वाली, क्योंकि जो वीडियो है वो लंबी हो जाती है और कई बार स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, शॉर्ट वीडियो बनाइए। तो मैं हर सेक्शन को डिटेल में इसके साथ डील करने वाली हूँ, लेकिन आने वाली क्लासेस में। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल बी देयर विद मी एंड बी रेगुलर विद द क्लासेस। तो आप ध्यान से आगे वाली क्लासेस देखिएगा, हर सेक्शन, क्योंकि प्रिजम्पशन के जितने भी सेक्शंस हैं वो सब जुडिशियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार एक सेक्शन तो आ ही जाता है प्रिजम्पशन का, कहां पर, प्री में जरूर आता है, ठीक है। तो ये आप मान के चलिएगा, प्रिजम्पशन के अगर आपको क्वेश्चंस निकालने हैं प्री में तो उसके लिए आपको ये जो मेरी क्लासेस होंगी वो अब देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे, ना सिर्फ प्रिजम्पशन बल्कि सेक्शंस भी रट जाएंगे। तो सेक्शन 114 डील करता है कुछ फैक्ट से, जिसमें कि बताया जाता है कि कोर्ट जो है कुछ चीजों के, कुछ फैक्ट की प्रिजम्पशन लेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में विद केस लॉ हम इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा सेक्शन 86, 87, 88, 89 ये सब 90 नहीं डील करता फैक्ट के साथ, कौन डील करता है, 90, 86, 87, 88 और 90 डील करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के साथ। आई होप फैक्ट क्लियर होगा, तथ्य है, साफ पता चल रहा है, दिखने से पता चल रहा है। कैसे, देखो इसमें 3 तरीके से आता है, ये कि ह्यूमन कंडक्ट से, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि बी के पास से बाइक बरामद हुई तो ह्यूमन कंडक्ट से। नेचुरल, हमें पता है अगर इंसान का जीवन तो मृत्यु नेचुरल है। ये सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, जैसे कि भी आपको एग्जांपल दिया, अगर कुछ चीज ऑर्डर की है तो वो आएगी, सिचुएशन यही है कि वो आएगी। तो सर्कमस्टांशियल, ह्यूमन और नेचुरल, इनसे कॉन्सिक्वेंसेस से पता चल जाता है कि ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। अब हम बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी 2 तरीके से है, इररेबुटेबल और रेबुटेबल। इसको हिंदी में बोलते हैं खंडनीय और अखंडनीय, और इसी से ही हमें पता चल जाएगा कि दोनों के मतलब क्या है। रेबुटेबल का मतलब क्या हुआ, खंडनीय, यानी कि जिसको खंडन किया जा सकता है, जिसको पार्टी आकर के कह सकती है कि नहीं ये चीज ऐसी नहीं थी, आप प्रिज्यूम करो, लेकिन ये फैक्ट एविडेंस लेके आती है कि देखिए ये चीज ऐसी है और हम उसको प्रूव करेंगे। जबकि इररेबुटेबल में पार्टी को एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है, जो चीज मान ली गई, कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया, जो लॉ में है उस चीज पे आप फर्दर एविडेंस नहीं लाएंगे। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का क्या मतलब, यानी लॉ के कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें कि कोर्ट क्या होती है, प्रिजम्पशन लेती है। सबसे पहले इररेबुटेबल, अखंडनीय, इसको तो आप टाल ही नहीं सकते, तो एज इट इज कोर्ट लेगी ही। जैसे सेक्शन 82 आईपीसी का हमारे पास है, क्या बोलता है कि अगर 7 साल से कम का बच्चा है, उसने अगर कोई अपराध किया है तो मान लिया जाएगा क्या कि वो क्या है, उसके ऊपर अपराध का कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये हम सेक्शन 82 में पढ़ के आते हैं आईपीसी में, कि अगर कोई 7 साल से कम का बच्चा जिसपे कि अपराध के चार्ज लगे हैं तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। ये रूल है और ये लॉ है और ये कानून हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। तो सेक्शन याद कर लेना 82 आईपीसी, जिसमें 7 साल से कम के बच्चे को अपराधी नहीं माना जाता। तो अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें 7 साल का बच्चा इन्वॉल्व है तो सब सिंपल सी बात है, वो अपराधी नहीं है। अभी सेक्शन 115, 116 और 117
इंडियन एविडेंस एक्ट के, कौन से एक्ट के? इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115, 116 और 117, ये डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल पे बेस्ड है। और इन तीनों सेक्शन में जो चीज बताई गई है वो भी इररिफ्यूटेबल प्रिजम्पशन में आती है। अभी देखिए, जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, ऑल्दो वो कैसा है? प्रोसीजरल नहीं, एडजेक्टिव। कई बार कंफ्यूजन होता है कि प्रोसीजरल है, कई बार कंफ्यूजन होता है सब्सटेंटिव है, कई बार बच्चे सोचते हैं दोनों है, जबकि ये दोनों नहीं है, एडजेक्टिव में डील करता है। तो एडजेक्टिव में डील करता है का मतलब इसमें प्रोसीडिंग्स भी आती है और इसमें सब्सटेंटिव भी आते हैं। वही बात जो मैंने अभी बोली कि इसमें दोनों चीजें आती हैं, इसमें सब्सटेंटिव भी आता है और इसमें प्रोसीजरल भी आता है, इसलिए इसको एडजेक्टिव लॉ बोला है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इस तरह से ऑप्शन में कि सब्सटेंटिव है, प्रोसीजरल है, एडजेक्टिव है, ये क्या आप क्या लिखेंगे? तो आप एडजेक्टिव पे टिक करेंगे और अगर सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल ऑप्शन में है तो आप प्रोसीजरल पे टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जो सेक्शन है वो प्रोसीजर में है और सिर्फ एक प्रोविजंस को छोड़ दिया जाए। कौन से प्रोविजन? यही डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल। बाकी सारे प्रोविजंस कहाँ आते हैं? सारे प्रोविजन जो होते हैं वो उसके प्रोसीजरल लॉ में आते हैं। सब्सटेंटिव लॉ कौन से हैं? 115, 116 और 117, और इसी के थ्रू हम बोला इंडियन एविडेंस एक्ट एडजेक्टिव लॉ है, सब्सटेंटिव में भी डील करता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। फिर आता है रेब्यूटेबल। रेब्यूटेबल का मतलब जिसको खंडन किया जा सकता है, जैसे 107 के प्रोविजन है, 108 के हैं, 112 के हैं। अभी देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं जिनके बेस पे हम मानते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इररिफ्यूटेबल है। ये इररिफ्यूटेबल के है, ये रेब्यूटेबल के हैं, ये हमें देखना होगा, कंडीशन से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यानी ये रूल होता है लॉ का, जब तक एक पर्टिकुलर पर्सन को गिल्टी, अपराधी नहीं प्रूव कर दिया जाए तब तक वो कैसा होता है? इनोसेंट होता है। अब देखो मैंने क्या बोला, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। एक बंदे को, एक पर्सन को हम तब तक अपराधी नहीं मानेंगे जब तक कि वो प्रूफ नहीं होता, तब तक हम उसको कैसे मानेंगे? इनोसेंस ही मानेंगे। इसीलिए इररेफ्यूटेबल नहीं है, रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन की कंडीशन है। इसकी कंडीशन है रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन की, यानी उसको खंडन किया जा सकता है। कोर्ट ने तो उसको कैसे मान लिया? उसको बेगुनाह मान लिया, लेकिन अगर आप उसके खिलाफ साक्ष्य लेके आते हैं, एविडेंस लेके आते हैं और बताते हैं कि नहीं नहीं देखिए ये साक्ष्य हैं जो साबित करते हैं कि इसने गुनाह किया है, तो कैसे हो जाएगा? हमारी बात को खंडन किया जाएगा, यानी कि जो कोर्ट ने माना है उस बात को खंडन किया जाएगा। ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या हुआ? रेब्यूटेबल एविडेंस। फिर आता है ऑफ सैनिटी। ऑफ सैनिटी का मतलब तब तक एक पर्सन को सैनिट इनसेन नहीं माना जाएगा, सेन ही माना जाएगा जब तक कि साबित नहीं हो जाता कि वो इनसेन है। यानी अगर आप कोई प्रोविजंस या किसी लॉ का, किसी कानून का जो है लेना चाहते हैं, कोई कानून का अगर आप संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं ये सोच करके कि मेरे को जो है कुछ मेंटल डिसीज है और उसकी वजह से ये काम मैंने नहीं किया, जैसे हमें पता आईपीसी में प्रोविजंस हैं, तो उस केस में साबित करना पड़ेगा यस द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसीज। फिर आता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज। अब इसमें क्या है, जब एक दो पर्सन के बीच मैरिज हो जाती है और उसके बीच कोई एक पर्सन की एक दूसरे बालक का जब जन्म होता है तो ये मान लिया जाता है कि वो बच्चा जो है कैसा है? लेजिटिमेट है। कैसा मान लिया जाता है? उस बच्चे को लेजिटिमेट माना जाता है अनटिल अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं होता। तो प्रिजम्पशन कैसा है? जो बच्चा है जिसका बर्थ हुआ है वो कैसा है? लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट नहीं माना जाता, क्योंकि अगर इस तरह से हर चीज का प्रूफ होने लगा तो जो ह्यूमैनिटी है, मोरालिटी है, वो बहुत ज्यादा स्टेक पे आ जाएंगी। इसलिए मान लिया जाता है कि ड्यूरिंग द मैरिज जो एक पर्सन, बच्चे का जन्म हुआ है, उसको कैसे माना जाएगा? लेजिटिमेट ही माना जाएगा। फिर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक साबित ना हो जाए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई भी स्टेट्यूट्स जो लिखे हुए हैं या कोई भी नोटिसेस गवर्नमेंट के, कोई भी सर्कुलर्स गवर्नमेंट के, उनको तब तक एज इट इज मान लिया जाएगा जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं होता है। फिर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ये हमें पता है डेथ के कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में कि अगर 7 साल तक अगर किसी पर्सन की सुनवाई नहीं, पता नहीं चलता कि वो जीवित है नहीं, तो मान लिया जाता है कि वो मृत है। जब तक साबित न करे वो पर्सन, बर्डन ऑफ प्रूफ में हम पढ़ के आ चुके हैं कि जब तक अपोजिट पार्टी साबित ना करे, कौन सी पार्टी जो ये कह रहा है कि पर्सन जीवित है उसको साबित करना पड़ेगा कि पर्सन जीवित है। 30 साल 7 साल ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं, 30 साल के डॉक्यूमेंट, 7 साल का पर्सन, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। और अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैंने पहले ही बोला हम आगे वाली क्लासेस में हर सेक्शन के साथ इसको डिटेल में डील करेंगे। तो अभी के लिए हमें समझ लेते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के अगर एक पर्सन 7 साल तक नहीं है, उसका कुछ अता पता नहीं है, तो मान लिया जाता है कि वो डेथ हो गई उसकी, जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं किया जा सकता कि हाँ नहीं वो जीवित है।
फिर ऑफ पोजेशन, पोजेशन का मतलब जिसके पास पोजेशन होती है मान लिया जाता है कि ओनरशिप उसके पास है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसी में आ जाए इररिवर्सिबल में कि अगर कभी ऐसा हो, कोई टेनेंट अगर है और वो ये बात मान लेता है कि ये मेरी पोजेशन मेरे को ओनर ने दी थी, वो बाद में जो टेनेंट है वो ओनर की ओनरशिप पे सवाल खड़ा नहीं कर सकता, और ये क्या है, लॉ है, ठीक है, इररिवर्सिबल है, इसको खंडन नहीं किया जा सकता। तो ये कंडीशन है हमारे पास रेवोटेबल की, जिसको कि खंडन कब कब किया जा सकता है। फिर अब जो सेक्शन की मैंने स्पेसिफिकली बात करनी है वो सेक्शन 4 है। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, ये कहानी सारी इसके लिए सुनाई गई ताकि सेक्शन 4 हमें समझ में आ जाए। सेक्शन 4 तीन चीज की बात करता है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। अब देखो, अगर हमें प्रिजम्पशन समझ में आ गया तो मे प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ और शैल प्रिज्यूम तीनों चीजें समझ में आ जाएगी। प्रिजम्पशन समझ में आया, फैक्ट क्या होते हैं, लॉ क्या होते हैं, लॉ में भी इररिवर्सिबल क्या होता है, रेवोटेबल क्या होता है, तब समझिए सेक्शन 4 में मे क्या कहता है, शैल क्या कहता है, कंक्लूसिव क्या कहता है। मे ये बोलता है कि कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करता है, डिस्क्रेशन, वर्ड बोल दिया, डिस्क्रेशन पे डिपेंड है, वो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। मे का मतलब सकना, पॉसिबिलिटी किसको दे दी, कोर्ट को। आपकी मर्जी है, आपको लगता है इन फैक्ट्स को प्रिज्यूम करना चाहिए, करिए, अगर नहीं लगता तो आप मत करिए। जैसे सेक्शन 90 है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिसमें ये कहा गया कि अगर 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट है तो मान लिया जाता है कि जिसकी साइन है उसने ही लिखा होगा, 30 साल पुराना है। अब ऐसे क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन अगर 30 साल पुराना है तो कैसे मान जाता है कि जिसके साइन है उसने ही लिखा होगा। तो अब इसमें क्या है, मे प्रिज्यूम ऐसा डाल दिया गया, यानी कि कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, कोर्ट उसको मान भी सकते हैं और कोर्ट चाहे तो कह सकते हैं कि सबूत लाइए। ये सेक्शन 90 में मे प्रिज्यूम, एग्जाम्पल याद रखिएगा। फिर शैल प्रिज्यूम, यहाँ पे कोर्ट के डिस्क्रिप्शन की बात नहीं, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि ऐसा है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट, अभी मैंने बात की ना कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको अटेस्ट करके लाया गया, नोटिस जिनकी कॉपी लेके आई, गवर्नमेंट के हैं, कोई सर्कुलर निकल के आया, कोई भी कंडीशंस निकल के आई गवर्नमेंट की, तो उनको मान लिया जाएगा जो अटेस्ट स्टैम्प्ड है कि हाँ वो ऐसे ही हैं, उसमें कोर्ट के डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, कोर्ट शैल प्रिज्यूम की ऐसा ही है। फिर आता है कंक्लूसिव प्रूफ। अब ये ध्यान से सुनिएगा, कंक्लूसिव का क्या मतलब है, देखो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। कंक्लूसिव का मतलब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है। दो फैक्ट हैं जिनमें से पहले वाला फैक्ट दूसरे आने वाले फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है। ये कैसे, मैं बताती हूँ आपको। सेक्शन नंबर 41 इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 41 क्या बोलता है, देखिए वो ये बोलता है कि अगर कोई डिक्री आई है किसी केस में, मैट्रिमोनियल अलायंस के केस में, अगर कोई मैरिज से रिलेटेड कोई डिक्री कहीं किसी कोर्ट में पारित हुई है, तो उसके बाद उसका जो लीगल कैरेक्टर है, पार्टीज का लीगल कैरेक्टर जो साबित हो जाता है उस डिक्री से, उसके बाद आप नेक्स्ट जो अगर लेके आएंगे तो वो माना नहीं जाएगा। अब ये क्या है समझिए। अब जो मैं आपको एग्जांपल देने जा रही हूँ वो एग्जांपल बहुत सारे एग्जाम में ना पूछा गया है, बहुत सारे जुडिशियल एग्जामिनेशन में उस एग्जाम्पल को पूछा गया, इस बिल्कुल एज इट इज पूछा गया जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देने लगी हूँ। देखिए क्या एग्जाम्पल है वो, क्या हुआ, देखिए ए एंड बी, ए और बी दो पार्टी जिसमें ए मेल और बी फीमेल, ठीक है। अभी क्या हुआ, ए कोर्ट के पास गए और उन्होंने बोला कि मुझे एक डिक्लेरेटरी डिक्री दे दीजिए। कौन सी डिक्री दे दीजिए, डिक्लेरेटरी डिक्री मुझे दे दीजिए सेक्शन 41 के अंदर। क्या डिक्लेरेटरी डिक्री देनी है, डिक्लेरेटरी डिक्री में आप जो है मुझे ये बता दीजिए कि बी जो है मेरी वाइफ है, ठीक है। अब डिक्री आ गई, कैसी आ गई, जिसमें कह दिया कि ए जो है वो बी का हस्बैंड है और बी जो है वो ए की वाइफ है। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। ए कोर्ट के पास गए, कोर्ट को बोला मुझे डिक्लेरेटरी डिक्री पास कर दीजिए कि बी मेरी वाइफ है, कोर्ट ने पास कर दिया। अब ए जो है हस्बैंड है और बी वाइफ है, ये प्रूफ हो गया। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 41 के अंदर आ गया ये, क्योंकि मैट्रिमोनियल लाइन से रिलेटेड जब लीगल कैरेक्टर
प्रूफ हो गया, तो वो कैसे काम करेगा, आगे आने वाले केसेस के लिए कॉन्क्लूसिव प्रूफ उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। अब क्या हुआ, बी ने क्या किया, डी के अगेंस्ट केस फाइल किया, क्या केस फाइल किया, बी ने डी के अगेंस्ट केस फाइल किया। उसने बोला आपके पास जो सी की प्रॉपर्टी है वो मुझे दे दीजिए क्योंकि मैं सी की वाइफ हूं। देखिए, कोर्ट के पास गई बी, बोलती है कि डी के अगेंस्ट केस लेके मुझे प्रॉपर्टी दे दीजिए सी की, वो मेरे नाम आएगी क्योंकि मैं सी की वाइफ हूं। सी जो है डिसीज्ड है, उसकी डेथ हो चुकी। अब डी ने क्या किया, जो डिक्लेरेटरी डिग्री यहाँ पे थी वो सेक्शन 41 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपने साथ लेके गए कोर्ट के पास और बोला ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि बी ए की वाइफ है और ए अभी जीवित है। ये भी ध्यान रखना, ए अभी जीवित ही है, ए की डेथ नहीं हुई, डेथ किसकी हुई है, सी की। तो ए अभी जीवित है और वो बोलती है मैं सी की वाइफ हूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेक्शन 41 के प्रोविजन एप्लीकेबल हुए और सी जो है वो ए का बी का हस्बैंड नहीं, तो बी का हस्बैंड कौन है, ए है। तो इस तरीके से ये होता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। एक फैक्ट जो प्रूफ हो चुका था ऑलरेडी एक केस में, वो दूसरे केस का कॉन्क्लूसिव प्रूफ बन गया। कॉन्क्लूसिव का मतलब अब खत्म, उसके आगे कुछ नहीं। पहले वाला केस जो था, पहले वाला जो एविडेंस था, पहले वाला जो प्रूफ था, वो दूसरे वाले फैक्ट के लिए प्रूफ बन गया। तो ये 3 तरीके से होता है सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, आपको मुझे पूरा विश्वास है क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, प्रिजम्पशन इन्फरेंसेस होते हैं, किसी ग्राउंड पे बेस्ड होते हैं, प्रोबेबल एविडेंसेस पे बेस्ड होते हैं, अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और कोर्ट प्रिज्यूम करती है प्रिजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। मिक्स्ड प्रिजम्पशन भी बात करते हैं, लेकिन मिक्स्ड प्रिजम्पशन जो होते हैं जनरली इंग्लिश कोर्ट में एप्लीकेबल होते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में जनरली प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ही एप्लीकेबल होते हैं। इररिवर्सिबल क्या हुए, अखंडनीय, इसको आप खंडन नहीं कर सकते, जो कि लॉ में ऑलरेडी दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सेक्शन 82 आईपीसी लिखेंगे और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115, 116 और 117 लिखेंगे। रेबिटेबल जो खंडनीय है, जिसको खंडन कर सकते हैं किन किन कंडीशंस पे, इनोसेंस वाली, ड्यूरिंग मैरिज, डेथ, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड पोजेशन, ये सारी चीजें। प्रिवेटेबल में सेक्शन 107, 108, ये हमारे पास 112, ये हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट के हैं जो हम पढ़ेंगे विद केस लॉ आने वाली क्लासेस में। सेक्शन 4 मे प्रिज्यूम, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है। शैल प्रिज्यूम, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं चलेगा, कोर्ट का मान नहीं होगा। कॉन्क्लूसिव, पहले वाला फैक्ट दूसरे वाले फैक्ट के लिए कॉन्क्लूसिव है। मे प्रिज्यूम का एग्जांपल सेक्शन 90, जहां पे 30 इयर्स ओल्ड हमारे पास डॉक्यूमेंट है। शैल प्रिज्यूम का हमारे पास जो केस है वो है 89 सेक्शन, जिसमें की डॉक्यूमेंट जो भी स्टैम्प है वो वाली डील करते हैं। और कॉन्क्लूसिव का हमारे पास एग्जाम्पल सेक्शन 5 जो मैट्रिमोनियल अलायंस से रिलेटेड है। विद दिस note, I conclude my class. Thank you so much for listening and please do not forget to share and subscribe and like and comment up whatever you feel about the video. Thank you so much. Have a nice day. Keep learning and keep smiling.